हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं लाई हूँ कक्षा 12वीं के जीवन परिचय, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कक्षा 12वीं नहीं, हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको जीवन परिचय नोट भी करना है। मेन बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे और समझेंगे। पहला अपना मैं लाई हूँ जीवन परिचय, वो है जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप नोट भी कर लीजिएगा जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय। देखो, सबसे पहले तो हमें इनके जन्म याद करना बहुत ही जरूरी है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, या उनके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, या इनकी मृत्यु कब हुई थी, ऐसे वाले प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं और 4 नंबर का जीवन परिचय तो अक्सर आता ही है, आपको पता ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैनेंद्र कुमार का जो जन्म है वो हुआ था 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। नोट कर लीजिएगा इसको कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 2 जनवरी 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के जनपद के कोड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। देखो, छोटे छोटे बिंदु भी ध्यान रखना है। वही स्टेट पूछे तो पता चल ही जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ के जो जनपद के कोड़ियागंज नामक कस्बा है, एक छोटा सा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अब इनका कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखो, डीपली प्रश्न कैसे पूछेंगे कि जैनेंद्र कुमार के बचपन का नाम क्या था। तो जैनेंद्र कुमार के बचपन का नाम था आनंदी लाल। ठीक है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनका नाम क्या पड़ा? जैनेंद्र कुमार हुआ। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ये मेन बात है ना, कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो आनंदी लाल था। अब इनके पिता का नाम था प्यारे लाल और माता थी रमा देवी। अब आपकी जो रचनाएं हैं, है ना, आपकी जो पहली कहानी थी वो थी खेल। और वो कब प्रकाशित हुई थी? तो वो 1928 में लिखी गई थी और जो विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रख लीजिएगा, इनकी पहली कहानी कौन सी है? तो खेल है। कब हुई प्रकाशित? 1928 में हुई। और कौन से में हुई? तो विशाल भारत में हुई। अब इनकी मृत्यु पढ़ेंगे। तो इनकी मृत्यु हुई थी 24 दिसंबर 1988 को, दिल्ली में इनका देहांत हुआ था। जन्म नोट कर लीजिएगा, मृत्यु नोट कर लीजिएगा, और कहाँ पे इनका जन्म हुआ वो भी याद रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, अब अगले जो अपने आते हैं पुरस्कार। पुरस्कार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई आपको कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो जैनेंद्र कुमार को वो पुरस्कार मिला था 1971 में, जो कि पद्म भूषण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। दूसरा जो उनको पुरस्कार मिला था सन 1979 में, वो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। भारत भारती सम्मान भी मिला इनको। हस्तिमल, डालमिया आदि पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। अब आप ध्यान रख लीजिएगा, पुरस्कार के बारे में तो मेन बहुत सारे पुरस्कार मिले, पर मेन मैं आपको बता रही हूँ कि 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1979 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भारत भारती सम्मान भी इनको मिला हुआ है। हस्तिमल सम्मान मिला हुआ है। डालमिया पुरस्कार आदि इनको पुरस्कारों से नवाजा गया है। अब अपन चलते हैं तीसरा बिंदु पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है कि भाई रचनाएं कौन सी है ना, रचनाओं से प्रश्न आते हैं। तो धर्मवीर भारती की जो मेन जो रचनाएं हैं, मैं उनके बारे में जानकारी दे रही हूँ आपको। तो रचनाएं हैं, पहली रचना उनकी फांसी, दूसरी परख, तीसरी सुनीता, चौथी त्यागपत्र और कल्याणी। ये इनकी क्या थी? रचनाएं थी। ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फांसी, परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, ये इनकी रचनाएं थी। अब भाषा शैली भी पूछी जाती है कि भाई भाषा शैली कौन कौन सी है इनकी, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। तो देखो,
धर्मवीर भारती की भाषा सरल थी, सहज थी और व्यवहारिक थी, है ना। आपने अपनी भाषा में अरबी शब्दों का, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। आपने भाव को प्रकट तथा चमत्कार उत्पन्न करने के लिए मुहावरों का भी प्रयोग किया, तो कहावतों का भी प्रयोग किया है। देखो, चमत्कार उत्पन्न और भाषा में चमत्कार उत्पन्न कब होता है? जब उनमें मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, कहावतों का भी प्रयोग किया जाता है। तो धर्मवीर भारती ने मुहावरों का भी प्रयोग किया और कहावतों का भी किया। अब आपकी शैली के बारे में पूछा जाए तो आपकी शैली मतलब आप मनोविश्लेषणात्मक शैली का आपने विशेष प्रयोग किया है। इसके अलावा इनकी शैली विवेचनात्मक भी शैली रही है, वर्णनात्मक शैली भी रही है और भावात्मक शैली भी आपने प्रयोग किया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य में स्थान, तो पूछते ही पूछते हैं, एक तो रचनाएं पूछते हैं, भाषा शैली पूछते हैं, साहित्य में स्थान पूछ लेते, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जन्म पूछते हैं, मृत्यु पूछते हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ है, बड़ी बारीकी से पूछते हैं, या इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब अपन पढ़ेंगे चौथे बिंदु की तरफ, साहित्य में स्थान। तो जैनेन्द्र कुमार का जो एक श्रेष्ठ उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी रहे हैं और निबंधकार भी रहे, है ना। जैनेन्द्र कुमार अपनी चिंतन, विचारधारा तथा सामाजिक विश्लेषणों के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे, यानी हमेशा याद रहेंगे, है ना। इन्होंने ना मनोविश्लेषणात्मक कहानियां भी लिखी है, चिंतन किया है, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं इन्होंने, है ना। तो सामाजिक विश्लेषणों के लिए सदा ये स्मरणीय रहेंगे और हिंदी साहित्य जगत में आपका विशिष्ट स्थान है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये अपना कौन सा था? धर्मवीर भारती का, जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय था। तो जीवन परिचय याद रखना है आपको, किसका? जैनेन्द्र कुमार का। अब अपन जो जीवन परिचय पढ़ेंगे दूसरे नंबर का है, वो है धर्मवीर भारती। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। मेन बिंदुओं के आधार पर अपन जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखो, जीवन परिचय में मैंने बताया ही था कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? जन्म याद रखना है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था, और वो प्रयागराज में है ना, प्रयागराज शहर में है। अतसुइया मोहल्ले में 25 दिसंबर 1926 को कायस्थ परिवार में हुआ था। मेन याद रखने योग्य बातें हैं, इनको नोट कर लीजिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। और कौन से परिवार में हुआ था? तो कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है, तो इनकी मृत्यु हुई थी 4 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनको कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है, इनका कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। देखो, 1972 में आपको पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। ध्यान रखना कि 1972 में आपको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री पुरस्कार से आपको अलंकृत किया गया था। इसके साथ साथ आपको भारत भारती पुरस्कार भी मिला, व्यास सम्मान भी मिला और हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता का सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ। अब अपना जो तीसरा नंबर का जो बिंदु है, रचनाएं पूछी जाती है, तो ध्यान रख लेना आपकी मेन जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहली रचना है आपकी सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती की सूरज का सातवां घोड़ा। दूसरी है गुनाहों का देवता, अंधा युग और 11 सपनों का देश। ये मेन मैं आपको बता रही हूँ। यूं तो बहुत सारी रचनाएं हैं, पर आप परीक्षा में 2 रचनाएं आती है, तो साथ साथ आप एक्स्ट्रा भी याद करिए, ताकि आप एक भूलेंगे तो एक तो आपको याद अच्छे से रह ही जाएगी। तो आप अच्छे से याद कर लेना। जो मुख्य रूप से जो है वो मैं आपको इन रचनाओं के बारे में बता रही हूँ। समझ में आया बात? कि एक तो सूरज का सातवां घोड़ा है, गुनाहों के देवता है, अंधा युग है और 11 सपनों का देश है। ये इनकी मुख्य जो रचना है वो है अपनी। ठीक है, अब चलते हैं अपन भाषा शैली की तरफ। तो आपकी भाषा में सरलता, सहजता और सजीवता,
वो आत्मीयता मिलती है आपकी भाषा में। इसी कारण आपकी भाषा बोलचाल की खड़ी बोली भी है और आपकी भाषा में संस्कृत शब्दों का, देशज, उर्दू, अंग्रेजी व तद्भव शब्दों का भी आपने प्रयोग किया है। इसके अलावा आपने जिन शैलियों का प्रयोग किया है वो है विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, चित्रात्मक शैली तथा प्रतीकात्मक शैली का भी आपने प्रयोग किया है। इसके अलावा आप अगर पूछा जाए कि साहित्य में स्थान आपका कैसा है, तो धर्मवीर भारती कवि होने के साथ साथ एक अच्छे कथाकार भी थे, निबंधकार भी थे और एकांकीकार भी थे और आलोचक भी थे और संपादक भी थे। तो आप देखोगे कि आपका हिंदी साहित्य जगत में सर्वश्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये अपना किसका था? धर्मवीर भारती का। देखो, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और मेन बिंदुओं को आप विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।